नमस्कार, स्वागत है आपका 89 स्वदेश पे मिड कैप मसाला में। और मैं हूं मनीष मिंडूगिरी। अगले आधे घंटे मैं बताऊं कि भारतीय बाजारों में क्या अब तक कारोबार हुआ, बीते 3 घंटों में क्या कारोबार हुआ और अगले 3 घंटों में कैसा कारोबार देखने को मिल सकता है। खासतौर पर मैं मिड कैप शेयरों पर चर्चा करूंगा कि ये शो मिड कैप मसाला है, इसलिए ज़्यादातर मैं मिड कैप शेयरों के बारे में बताऊंगा कि उन शेयरों में जिसमें आज तेजी है या मंदी है आपको क्या करनी चाहिए। क्योंकि आज बाजार में हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों पर थोड़ा दबाव देखने को मिला। हालांकि मिड कैप इंडेक्स देखें वहाँ भी थोड़ी कमजोरी है, बहुत ज़्यादा गिरावट तो नहीं है, लेकिन कई सारे मिड कैप शेयर है जो आज के ट्रेड में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। निफ्टी अभी जो है 19,400 के आसपास जो कारोबार कर रहा है। इसके अलावा कुछ कई सारे इंडेक्स है जहां पे थोड़ा दबाव बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि निफ्टी के साथ अच्छी बात यह है कि 19,400 को लगातार होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी बैंक पिछले सत्र के जो का रेंज था उसी रेंज में कारोबार कर रहा है। बहुत ज़्यादा तेजी या मंदी वहाँ कह सकते हैं कि नहीं देखने को मिला, बेहद सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है मिड कैप इंडेक्स में। लेकिन लगातार दूसरे दिन तेजी का रुझान एक अच्छी बात है। और मिड कैप मसाला हो और उसमें मिड कैप शेयरों की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अगले कुछ मिनटों में इस पर हम खास तौर पर चर्चा करेंगे। निफ्टी के मुकाबले कह सकते हैं कि मिड कैप शेयर अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। मिड कैप अगर निफ्टी के 100 इंडेक्स की बात करें तो उसमें करीब 50 ऐसे शेयर है जहां मजबूती है, 48 शेयर ऐसे हैं जहां पे कल थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। इंडिया बिक्स कह सकते हैं वहां से थोड़ी रिकवरी है, 11 के ऊपर वापस से ये फिर से जो है घूमता हुआ दिख रहा है। लेकिन फटाफट देखते हैं कि मार्केट में आज क्या हुआ। हमने देखा कि बाजार की शुरुआत जो है थोड़ी सी धीमी हुई। एक समय निफ्टी में थोड़ी मजबूती देखने को मिली जब इंट्राडे में इसने 19,500 के लेवल को पार किया। हालांकि उसके बाद वहां से गिरावट देखने को मिली। एक बार फिर से इसने कोशिश की थी 19,500 के करीब पहुंचने की, लेकिन उसके ऊपर टिकना बहुत मुश्किल। और कल भी मैंने ये बात की थी 19,500 पर जिस तरह से पुट राइटिंग हो रही है उसकी वजह से जो है कॉल राइटिंग जिस तरह की उसके वजह से उसके ऊपर टिकने में बहुत दिक्कत आ रही है। अब वापस से शेयर जो है 19,404 का लो बनाया है। अब देखना होगा कि 19,400 के लेवल को ये होल्ड कर पाता है कि नहीं, या यहाँ से भी नीचे जाता हुआ दिखेगा। अगर 19,400 के नीचे जाता है तो थोड़ी गिरावट और बढ़ती हुई दिख सकती है। बैंक निफ्टी में देखिए उसमें अच्छी बात यह है कि उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग नहीं देखने को मिली, क्योंकि HDFC बैंक के दम पर थोड़ी सी मजबूती देखने को मिला। अभी करीब देख सकते हैं 55-56 अंकों की मजबूती है। अगर निफ्टी मिड कैप इंडेक्स की बात की जाए तो ये कह सकते हैं कि यहाँ तेजी मंदी की रस्साकसी चल रही है। कुछ शेयर जो है तेजी में है, 50-50 का मामला है। करीब 45-47 शेयर हैं जो तेजी में है। अगर निफ्टी में 100 मिड कैप की बात करें तो करीब 45-46 शेयर ही जो है जिसमें मंदी के सौदे बन रहे हैं। तो कम बेस कह सकते हैं कि 50-50 का मामला है, इसलिए बहुत ज़्यादा न गिरावट है न बहुत ज़्यादा तेजी देखने को मिली है। एक रेंज में तो कारोबार कर रहा है। कुछ स्टॉक्स देखिए मिड कैप में जहाँ मजबूती देखने को मिली है। आज आपको बैंकिंग स्टॉक्स कई सारे दिखेंगे, खासतौर पर छोटे मझोले बैंकिंग स्टॉक्स, इंडियन बैंक, पेटीएम, अशोक लेलैंड, NHPC जैसे स्टॉक्स है जहाँ खरीदारी देखने को मिली है। कुछ और स्टॉक्स देखिए, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, जैसे कि मैंने कहा कि बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ी खरीदारी है। कमिंग्स, AB कैपिटल जैसे स्टॉक्स में खरीदारी है। लेकिन कुछ गिरने वाले स्टॉक्स देखिए जहां पे आज के ट्रेड में थोड़ा दबाव देखने को मिला मिड कैप में। बाटा इंडिया, गुजरात फ्लोरो जैसे स्टॉक्स है जहां दबाव देखने को मिला। इसके अलावा कोफोर्ज में गिरावट है। आदित्य बिरला फैशन में आज के ट्रेड में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। डॉक्टर लाल पैथलैब, ओबराय रियल्टी, गुजरात गैस जैसे स्टॉक्स है जहां पे आज के ट्रेड में दबाव बनता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा पर्सिस्टेंस में देखिए आज के ट्रेड में थोड़ा दबाव देखने को मिला। कुछ ऐसे स्टॉक जो 1 साल के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहे हैं, कई सारे शेयर हैं जहां पे हम देख रहे हैं 1 साल के ऊपरी स्तर पर कारोबार। इसमें भारत बिजली जैसे स्टॉक्स है। BSE में देखा जाए शानदार मजबूती देखने को मिल रही है। शेयर जो है करीब 10% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। इसका इलगी इक्विपमेंट, गुडियर जैसे स्टॉक्स, गुडियर में लगातार मोमेंटम हमने देखा है। बीते हफ्ते भी हमने देखा था गुडियर जैसे स्टॉक्स में, टायर स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिलती है। इसके अलावा JB केमिकल एंड फार्मा देखिए, ये भी 1 साल के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। NCC, सुंदरम ब्रेक, ऑटो इंडस्ट्री स्टॉक्स की मैंने बात की। सुंदरम ब्रेक पर आगे जानकारों से समझने की कोशिश करेंगे कि इस पर क्या रहा है। यहाँ भी करीब 9-9.5% की मजबूती देखने को मिल रही है। तो ये बीते 3 घंटे के बाजार का कारोबार है जिसमें खासतौर पर मैंने मिड कैप शेयरों की बात की है। अब अगले 3 घंटे में बाजार में क्या हो सकता है इसकी बात करते हैं। और अगले 3 घंटे के कारोबार पे हमारी मदद करने के लिए 5 पैसा से रुचित जैन जुड़ चुके हैं। रुचित, शुक्रिया 89 स्वदेश को समय देने के लिए। आपका स्वागत है आपका 89 स्वदेश पे। क्या लग रहा है यहाँ से निफ्टी 19,400 के लेवल को होल्ड करेगा या आपको लगता है कि थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है? वेरी गुड आफ्टरनून। आई थिंक लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन से देखें तो मार्केट इंडेक्स फ्रंट ऊपर पे बहुत एक कंसोलिडेशन फेज में जा चुका है, जिसे हम मोर एक टाइम वाइज करेक्टिव फेज भी कहते हैं। लेकिन ये पूरे कंसोलिडेशन में स्टॉक स्पेसिफिक या ब्रॉडर मार्केट्स में बाइंग इंटरेस्ट अभी भी देखा जा रहा है। सो ये क्लियरली जस्ट एक छोटा सा टाइम वाइज करेक्शन है विद इन एन अपट्रेंड, और मेजरली ये 19,330 से 19,300 का जो लेवल है वो बहुत बड़ा सपोर्ट है मार्केट्स के लिए। और जब तक वो लेवल इंटैक्ट है तब तक हम कोई बड़ी गिरावट इंडेक्स फ्रंट पे फिलहाल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। सो मे बी वी आर जस्ट कंसोलिडेटिंग, और ये कंसोलिडेशन शायद और एक से दो ट्रेडिंग सेशन के लिए कंटिन्यू रहेगा, जहाँ पे 19,330 से 19,500 19,530 ये रेंज में इंडेक्स कंसोलिडेट करेगा।
सो हम नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द डे में भी हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि इंडेक्स फ्रंट पे कोई बड़ा मूव इधर साइड रहेगा, लेकिन ये स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रख के ट्रेडिंग करेंगे तो अच्छे मूव्स आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक में मिलेंगे। तो फिलहाल के लिए जो है अगले 1-2 दिन तक जो है इंडेक्स दायरे में रहेगा, 19,325 330 से लेकर 19,500 के दायरे में ये घूमता हुआ दिखेगा। आज 19,500 के ऊपर इस बार इंट्राडे में गया भी था, हालांकि उसके ऊपर टिक नहीं पाया। रुचित, तो फिर अगले 3 घंटे के लिए कौन से स्टॉक्स आपको लगता है कि यहाँ से खरीदारी करनी चाहिए, थोड़ी मजबूती देखने को मिल सकती है? दो स्टॉक्स है जहाँ पे मैं खरीदारी की सलाह दूंगा, जो करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं, बट इसको थोड़ा सा शॉर्ट टर्म व्यू रखें। और पहला स्टॉक रहेगा रेलटेल, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट पे वर्ज के ऊपर है स्टॉक, और आज के वॉल्यूम्स भी देखेंगे तो डेली एवरेज से काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में आज का प्राइस अप मूव है। और वैसे ही रेलवे थीम पिछले कुछ समय से काफी अच्छी मोमेंटम में रही है। तो आई थिंक विद इन दिस ईयर रेलवे सेक्टर थीम में ये रेलटेल करंट लेवल्स पे अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, 137 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 132 के स्टॉप लॉस यहाँ पे खरीदारी करें, शॉर्ट टर्म में 148 148 के आसपास के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा स्टॉक रहेगा अशोक लीलैंड पे खरीदारी की सलाह, जहाँ पे हम एक काफी बड़े अंडर परफॉर्मेंस को रिसेंटली ये स्टॉक ने कंप्लीट किया है और हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर इस स्टॉक ने फॉर्म किया। हम पूरे ऑटो स्पेस में से देख ही रहे कि टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स ने काफी अच्छा रिटर्न्स पिछले 3 महीने में दिया है। आई थिंक वैसे ही स्ट्रक्चर अब अशोक लीलैंड में भी बन रहे हैं, तो आगे चल के एक अच्छा मूव अशोक लीलैंड में भी कंटिन्यू रहेगा। तो अशोक लीलैंड की खरीदारी करें शॉर्ट टर्म के लिए, 161 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रखें और 185 के आसपास के टारगेट्स आ सकते हैं। तो ये रहा अशोक लीलैंड खरीदारी करने से 185 रुपये का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। इसके अलावा रेलटेल खरीदिए, 148 रुपये का टारगेट लगाना होगा, 132 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस होगा। आज के ट्रेड में खरीदारी करने की 2 सलाह दे रहे हैं। एक स्टॉक देख के, चूंकि आपने अशोक लीलैंड की बात की है तो मैं एक ऑटो इंडस्ट्री स्टॉक्स की बात करूंगा रुचित। सुंदरम ब्रेक में देखिए आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। बीते 1-1.5 महीने से एक शेयर रेंज में फंसा हुआ था, उसके बाद बीते 2 सत्रों से शेयर में लगातार खरीदारी का रुझान देखने को मिला है। इससे पहले जिस लेवल पर यह ट्रेड कर रहा 450 के जोन में हमने देखा था कि 2022 के अप्रैल के आसपास था, वापस से उधर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। आपको लगता है कि ये तेजी और बढ़ती हुई दिखेगी या इस तेजी पे निकलने का मौका है? नहीं, आई थिंक आप ऑटो के साथ में ऑटो एंसिलरीज भी ओवरऑल देखेंगे तो ऑटो एंसिलरीज भी पिछले कुछ समय में काफी अच्छे वॉल्यूम्स वहां पे हो रहे हैं। और सुंदरम ब्रेक भी, जैसे आपने कहा कि कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट कल के सेशन में ये स्टॉक में आया है, तो यूजुअली जब ऐसे साइडवेज मूव के ब्रेकआउट्स आते हैं तो स्टॉक में एक अच्छे रिटर्न्स शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक्सपेक्ट करने चाहिए। और ऊपर 450 से 455 तक के लेवल्स आई थिंक आगे चल के स्टॉक में दिख सकते हैं। तो थोड़ा पोजिशनल व्यू रखे। 2 दिन से ये स्टॉक में ब्रेकआउट के बाद जो वॉल्यूम्स हुए ये उसके डेली एवरेज के कंपैरेटिव में काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ मिल है। सो यहाँ पे 450 455 तक के टारगेट्स के लिए कोई पोजीशंस है तो डेफिनेटली ट्रेंड को राइड करना चाहिए। तो ये राय आते हुए सीधे तौर पे कि यहाँ से और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। लेकिन एक शेयर उचित जिस पे खासतौर पे हम चर्चा करेंगे, डेल्टा कॉर्प पे। कह सकते हैं कि मिड कैप शेयर ऐसा जिसमें सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिला आज के ट्रेड में। एक समय शेयर जो है 25-26% की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा, वहाँ से हालांकि करीब 5% की कह सकते हैं रिकवरी देखने को मिली है। इंट्राडे में शेयर जो 180 का निचला स्तर छुआ, उसके भी नीचे गया, 175 तक गया था इंट्राडे में, वहाँ से एक रिकवरी देखने को मिल रही है शेयर में, कह सकते हैं 20-22 रुपये की। एफएनओ का टॉप लूजर भी है शेयर आज के ट्रेड में। आखिर ये गिरावट क्यों आई है? जीएसटी में जिस तरह से दरें बढ़ी हैं ऑनलाइन गेमिंग को लेकर, उसके बाद इस पूरे सेक्टर का जो है मूड थोड़ा खराब हुआ है और सबसे ज़्यादा गिरावट डेल्टा कॉर्प में देखने को मिली। ये गिरावट क्यों है समझने के लिए अशेष साहब के पास चलते हैं। अशेष साहब, हमने जिस तरह से देखा डेल्टा कॉर्प में गिरावट, कितना ज़्यादा असर होगा जो जीएसटी की जो नई दरें बढ़ी है उसका डेल्टा कॉर्प पे? जी हाँ, डेल्टा कॉर्प में आज भारी गिरावट देखने को मिल रही है। इनफैक्ट स्टॉक ट्रैकर की बात करें तो पिछले 1 साल में 180 लेवल से 250 लेवल्स तक स्टॉक गया था पिछले 1 साल में। आज ऑफ कोर्स भारी गिरावट देखने को मिल रही है। जीएसटी में कुछ चेंजेस आए हैं। याद रखें करीब करीब कंपनी का 80% रेवेन्यू कसिनो बिजनेस से आता है और 15% रेवेन्यू ऑनलाइन गेमिंग बिजनेस से आता है। इसमें कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं। जीएसटी काउंसिल ने जो पहले 18% का जीएसटी रेट था वो बढ़ाकर 28% कर दिया है। याद रखें ये 28% का रेट परचेज वैल्यू पर लागू पड़ता है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर आप 100% की टिकट लेते हो तो उसके ऊपर फ्लैट 28% का जीएसटी लग जाएगा। पहले जीएसटी काउंसिल में अलग रेट्स थे स्किल गेमिंग के लिए और बाकी ऑनलाइन गेमिंग के लिए, लेकिन अब फ्लैट रेट लगा दिया गया है और 28% का ये रेट लगाया है, जिसके चलते स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। टोटल करीब करीब 95% का
रेवेन्यू कंपनी का कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग से आता है, जिसके चलते पूरे बिजनेस मॉडल पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। कंपनी बाकी सेक्टर्स में भी है, रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी में, लेकिन उसमें से केवल 5% रेवेन्यू आता है और मेजर चंक जिस बिजनेस से आता है उस बिजनेस पर ही इम्पैक्ट देखने को मिला है। टाटा कंपनी का डेल्टा टेक का IPO भी आने वाला था, जिसके चलते पिछले एक साल में स्टॉक में अपमूव देखने को मिला था। अब वो IPO का क्या होता है, करीब 550 करोड़ का फंड रेस था उस IPO के द्वारा, उस पर भी अब क्वेश्चंस रेस हो रहे हैं। लेकिन लार्जली जो कंपनी का 95% रेवेन्यू सोर्स था उस पर इम्पैक्ट देखने को मिला है और उसी के चलते स्टॉक में भी आज भारी गिरावट देखने को मिल रही है। शुक्रिया अक्षय, ये तमाम जानकारी को बताने के लिए। तो सीधे तौर पर जो कंपनी का सबसे बड़ा धंधा था कैसीनो, उस पर ही सबसे ज़्यादा जो है टैक्स का असर देखने को मिला, इसलिए शेयर में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। वैसे भी शेयर का जो है केवल इस साल का चार्ट देखिए, अप्रैल से लगातार एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। 180 के जो जोन में था वहाँ से शेयर मजबूत होता गया, 260 रुपये तक पहुँचा है। रुचित, क्या राय होगी, क्या इस लेवल पर किसी को खरीदना हो तो खरीदारी करनी चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं अभी और गिरावट देखने को मिल सकती है? जब ऐसे न्यूज पे ऐसी नेगेटिविटी हम देखते हैं, ऐसी गिरावट दिखती है, तो सेंटिमेंटली काफी इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स के माइंड पे भी रहता है। और इसीलिए ऐसे स्टॉक जो रहते हैं वो रिलेटिवली शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अंडर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट जल्दी से स्टॉक में आता नहीं है। तो आई थिंक ये बुल मार्केट है, तेजी के मार्केट में काफी दूसरे ऐसे अपॉर्चुनिटीज बाजार में अवेलेबल है जहाँ पे वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है और इससे कम रिस्क लेके बेहतर रिटर्न्स बन सकते हैं। सो मेरे हिसाब से फिलहाल वेट एंड वॉच मोड पे रहना चाहिए। फ्रेश बाइंग के लिए मैं आज के मूव को देख के फ्रेश बाइंग के लिए अवॉइड करूंगा, बॉटम फिशिंग फिलहाल ना करें। मे बी आगे चल के कुछ स्टेबिलिटी आती है लोअर लेवल्स पे तो फिर बाद में वापस तो इतनी गिरावट के बाद भी रुचित अभी कह रहे हैं कि अभी खरीदारी करके मत चलिए, शेयर में थोड़ा इंतजार कीजिए, देखते हैं आगे क्या होता है शेयर में। लेकिन कई शेयर और भी हैं जिसमें अगर इसमें गिरावट अगर कह सकते हैं 20-22% के, तो कई शेयर है जिसमें कि आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। एक्शन वाले कुछ स्टॉक्स देखिए मिड कैप में, जेनटेक यहाँ करीब 15% की तेज़ी देखने को मिली है। जिस तरीके से कंपनी को जो है एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए ऑर्डर मिला है सप्लाई के लिए 160 करोड़ रुपये का, उसका असर देखने को मिला है शेयर में। इसके अलावा आज के ट्रेड में देखिए एलगी इक्विपमेंट, यहाँ भी करीब 10% की मजबूती देखने को मिली है। इस कंपनी को भी एक और मजबूत ऑर्डर मिला, उसका असर देखने को मिला। और जम्मू एंड कश्मीर बैंक देखिए, यहाँ करीब 4% की तेज़ी है। कंपनी की जो है 15 जुलाई को बैठक होने वाली है पूंजी जुटाने को लेकर, इसकी वजह से जेके बैंक में, जम्मू एंड कश्मीर बैंक में मजबूती देखने को मिली है। रुचित, सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर बैंक के बारे में जानना चाहूँगा। 55 के जोन से देखिए शेयर में लगातार मजबूती की देखने को मिली है, अभी 71-72 के जोन में आ चुका है। क्या राय होगी शेयर में? करीब 35-40% की तेजी आ चुकी है शेयर में। आई थिंक काफी लंबे समय के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ये स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों पहले दिया है। हम अगर पोजीशनल चार्ट स्ट्रक्चर देखें काफी सालों तक ये एक रेंज में था और ये रेंज का ब्रेकआउट ये स्टॉक ने दिया जब ये 64-65 के लेवल्स क्रॉस किया। और सेकेंडली अगर आप रीसेंट वॉल्यूम्स देखेंगे तो काफी अच्छा बाइंग वॉल्यूम से ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में हुआ है। सो ये क्लियर साइंस है कि मिड टू लॉन्ग टर्म में चार्ट्स ये स्टॉक में एक अच्छे रिटर्न्स स्टॉक बना के दे सकता है। तो मैं कहूंगा कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो उसको होल्ड करें। फिलहाल नियर टर्म के लिए 82-82 रुपए तक के टारगेट से स्टॉक में एक्सपेक्ट करें, लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए बाइंग डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें। कोई भी अगर नियर फ्यूचर में डिक्लाइन मिलता है स्टॉक में, फिर से स्टॉक 66-67 के आसपास भी आता है तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल बनेगी फ्रेश बाइंग के लिए। तो व्यू पॉजिटिव है, पर बाइंग डिप्स की स्ट्रेटेजी रखिए और कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो होल्ड करें। तो सीधे तौर पे ये रहा है कि अभी फिलहाल के लिए जिसके पास है वो होल्ड कीजिए, लेकिन अगर गिरावट होती है 65-66 के जोन में आता है तब आप शेयर में नई खरीदारी करके चल सकते हैं। एक शेयर जल्दी से बताइए, जेनटेक, कल भी मैंने चर्चा की थी शेयर के शो में, कल भी शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली थी। आज वापस से देखिए शेयर में खरीदारी देखने को मिली है। 2 दिनों में शेयर जो है करीब कह सकते हैं 30 से 32% की मजबूती दिखा चुका है और ये शेयर कह सकते हैं मल्टी ईयर हाई पे ट्रेड कर रहा है। किसी के पास है तो शेयर में निकल जाए क्या एक बार के लिए, या आपको लगता है कि नहीं और खरीदारी और तेजी देखने को मिल सकती है? और अगला टारगेट आपको क्या लग रहा है शेयर में? समय से ऊपर जा रहा है, सो मैंने कहा ऐसे ट्रेंड को तो राइड करना चाहिए। टारगेट पोजीशन देना मुश्किल है क्योंकि स्टॉक मल्टी टाइम हाई पर है और प्रीवियस करेक्शंस के ऐसे कोई रिट्रेसमेंट भी नहीं है। सो बट बेहतर है कि ऐसे ट्रेंड को एक स्टॉप लॉस या रिवाइज स्टॉप लॉस के मेथड से ऐसे ट्रेंड को राइड करो। फिलहाल जो इमीडिएट सपोर्ट स्टॉक के लिए बनेगा वो है 500 रुपए के आसपास। तो कोई भी किसी के एक्जिस्टिंग पोजीशंस और निचले दरों पे ली हुई है वो 500 रुपए के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और जैसे स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है तो अपने स्टॉप लॉस और हायर लेवल्स पे फिर रिवाइज करते हैं। तो ये रहा है तो जेनटेक पे अगर आपके पास है तो शेयर को होल्ड कीजिए,
500 का, लेकिन आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना अगर आपने 500 के नीचे खरीदा है तो। और अच्छी मजबूती यहाँ से देखने को मिल सकती है। शेयर कह सकते हैं ऑल टाइम हाई के आसपास ही कारोबार कर रहा है। लेकिन कई सारे और स्टॉक्स हैं मिड कैप में जहाँ पे आज के ट्रेड में अच्छी मजबूती देखने को मिल, कह सकते हैं कि ये खबरों के दम पे एक्शन वाले शेयर हैं। ये कौन सा शेयर है ये बताने के लिए हमारे साथ अंश जुड़ चुके हैं। अंश, कौन सा ऐसा शेयर है मिड कैप में जहां खबरों के दम पे अच्छी मजबूती, या कह सकते हैं मजबूती इनफैक्ट तमाम स्टॉक्स में देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, सबसे पहले शुरुआत करते हैं दिलीप बिल्डकॉन से। कंपनी को 4 लेन प्रोजेक्ट का जो छत्तीसगढ़ में है उसके लिए कंपनी को अथॉरिटी की तरफ से प्रोविजनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है। इसके साथ साथ मार्क्सन्स फार्मा भी आज फोकस में रहेगा। कंपनी को फाइनल अप्रूवल मिला है यूएस एफडीए के तरफ से फीवर और पेन कंट्रोल करने में जो मेडिसिन काम आती है उनके लिए। इसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइसेस में 8% का उछाल भी नजर आ रहा है। आखिर में मैराथन नेक्स्ट जेन पर भी बात कर लेते हैं। कंपनी ने अपने Q1 के आंकड़े शेयर किए हैं। कंपनी को लगभग 320 करोड़ का सेल्स किया है Q1 में, जो कि 150% ज़्यादा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइस में 2 से 3% की तेज़ी भी नज़र आ रही है। शुक्रिया अंश, तमाम स्टॉक्स को बताने के लिए। इसमें मार्क्सवान फार्मा को देखिए आप, ये शेयर जो है वापस से अप्रैल 2021 के बाद सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंचा है। आपको लगता है कि मार्क्सवान फार्मा में नई खरीदारी करनी चाहिए अगर ये वापस से जो है अप्रैल 2021 के हाई को पार करता है, उसके ऊपर इनफैक्ट पहुंचने की कोशिश कर रहा है अभी? यहाँ पे भी पिछले कुछ दिनों में देखे तो ऑलरेडी स्टॉक लगभग फर्स्ट ट्रेड कर रहा था 72 से 102 की रैली ऑलरेडी हो चुकी है। थोड़ी ओवरबॉट रीडिंग्स आ गए हैं स्टॉक में अभी। सो मैं फ्रेश बाइंग के लिए, स्टॉप लॉसेस काफी लंबे हो गया अगर फ्रेश बाइंग यहाँ पे हम करते तो। सो मैं फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं दूंगा करंट लेवल्स पे, बट नो कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो क्योंकि वॉल्यूम्स अच्छे हैं प्राइस अप मूव पे, तो ट्रेंड थोड़ी और थोड़ा अप मूव कंटिन्यू रह सकता है। तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस अगर है तो डेफिनेटली ये स्टॉक में बने रहे। तो जिनके पास ये पोजीशन है शेयर को होल्ड की और अच्छी मजबूती यहाँ से देखने को मिल सकती है। हमने कैश के कई सारे शेयरों की चर्चा की जिसमें खबरों के दम पे अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। खासतौर पे कई सारे रुचित ने आपको पिक्स भी बताएं। अब बात करते हैं मिड कैप महारथी की, यानी कि ऐसे शेयर जिसमें थोड़ा खरीदारी की हो तो एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है लंबी अवधि के लिए। और मार्केट के महारथी शेयर बताने के लिए हमारे साथ निमिष ठाकर जुड़ चुके हैं। निमिष, कौन से शेयर होंगे आपकी तरफ से? वेरी गुड आफ्टरनून। 2 शेयर है मेरी तरफ से। पहली रिकमेंडेशन है वो कैनरा बैंक की है। कैनरा बैंक की अगर बात करें तो कंपनी अगर जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एनपीए में रिकवरी आ रही है और डिकेड के लो पे एनपीए चल रहा है, मुझे लग रहा है एक डेफिनेटली पीएसयू बैंक के लिए एक पॉजिटिव साइन है। सेकंड थिंग, अभी देखिए तो कंपनी का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी काफी अच्छा है और आने वाले दिनों में नियर टर्म में मेजर कोई कैपिटल राइज करने की जरूरत नहीं रहेगी। और जिस तरह से हम लोग क्रेडिट ग्रोथ देख रहे हैं 17-18% का क्रेडिट ग्रोथ ऑल ओवर इंडस्ट्री वाइज दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एनपीए डाउन होने से कंपनी की जो ग्रोथ देने की क्षमता है उसके अंदर बढ़ोतरी मिल सकती है और आने वाले दिनों के अंदर हम लोग एक अच्छी रिकवरी देख रहे हैं। कंपनी फिलहाल अगर वैल्यूएशन की बात करें तो प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो फिलहाल 0.8% के आसपास है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ से भी हम लोग एक सुधार देख रहे हैं। तो कैनरा बैंक एक 3 से 6 महीने के लिहाज से मैं बाय रिकमेंड कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि 390 से लेके 450 तक का टारगेट प्राइस आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल 305 का स्टॉप लॉस रख के 330 के आसपास स्टॉक के अंदर में बाय दे रहा हूँ। दूसरी मेरी पिक है वो एमआरपीएल की है। देखिए ओएमसीज के अंदर हम लोग काफी अच्छी रिकवरी आ चुकी है और अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि काफी अच्छी रिकवरी है। अगर रीजन देखें तो अगर सिंगापुर जीआरएम जो एक बेंचमार्क माना जाता है ओएमसीज के लिए, वो कहीं ना कहीं डबल डिजिट के अंदर ट्रेड कर रहा है और कंपनी की अगर आप देखें तो पिछले साल कंपनी का जो जीआरएम था वो अराउंड 3 to 3.5 पर डॉलर के आसपास का था। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं नेट जीआरएम के अंदर हम लोग जो है वो काफी पॉजिटिव इंप्रूव आएगा ऐसा देख रहे हैं। तो ये लेवल से भी मैं एमआरपीएल के अंदर बाय रकम दे रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि 120 का टारगेट प्राइस आने वाले दिनों में दिख सकता है। तो एमआरपीएल और कैनरा बैंक ये 2 स्टॉक के अंदर में बाय रकम करने की सलाह देता हूँ। एमआरपीएल में स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ से 10 रुपीज का यानी 75 का स्टॉप लॉस अचूक से फॉलो।
तो एमआरपी खरीदारी की सलाह, इसमें नजरिया 4 महीने का रखना है आपको। 120 रुपये का इसमें टारगेट होगा। कैनरा बैंक में भी खरीदारी करने की सलाह, 305 रुपये का इसमें टारगेट है। नजरिया आपको 6 महीने का रखना है। निमेश आपका शुक्रिया 18 स्वदेश को समय देने के लिए। रुचित आपका भी शुक्रिया, कई सारे शेयरों पर चर्चा हुई मिड कैप मसाला में। मिड कैप मसाला में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।